अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पहला मसला है जो आज की डिस्कशन में वो बेरोज़गारी का है। और मुझे बताया गया है कि हुकूमत इस मौजूदा हुकूमत ने वादा किया था कि अपनी शुरू में वो 1 करोड़ नौकरियां मुहैया करेगी लोगों को। अब ये जो वादा है ये कोई रियलिस्टिक वादा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर आपने अगर 7% का भी जीडीपी ग्रोथ रेट हो तो आप हर साल ज़्यादा से ज़्यादा कोई 10 लाख नौकरियां जनरेट करेंगे। अगर मईशत की जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो वही रहे जो इस वक्त है, तो इसलिए ये कहना कि जी 1 करोड़ नौकरियां आ जाएंगी पहले 90 दिन में, ये तो एक खुशफहमी की बुनियाद पे किया जा सकती है। ऐसी बात रियलिस्टिक नहीं है। अगली बात यह है कि असल में क्या हुआ मईशत के साथ। असल में ये हुआ कि जो ये गवर्नमेंट है ये आते साथ एक क्राइसिस के अंदर मुब्तला थी, और वो क्राइसिस था हमारा बुनियादी तौर पे बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्राइसिस था कि जो हमारे पुराने डेट्स थे उनको सर्विस करने के लिए उनके जो इंटरेस्ट रेट है और जो प्रिंसिपल अमाउंट को हर साल वापस करना पड़ता है उसको डेट सर्विसिंग कहते हैं। तो डेट सर्विसिंग के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, स्टेट बैंक के रिज़र्व्स काफ़ी नहीं थे, तो इसलिए ये एक काफ़ी सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में मुब्तला हो गई गवर्नमेंट पहले शुरुआत में ही। तो उन्होंने अब इसके मुख्तलिफ़ तरीके थे इसको उस मसले को हल करने के लिए। तो हुकूमत ने फ़ैसला किया कि वो IMF का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और IMF के पास जाने से पहले ही इनके जो एडवाइज़र्स हैं उन्होंने वो पॉलिसीज़ इख्तियार करनी शुरू कर दी जो कि असल में IMF प्रोग्राम में ही होती हैं। तो वो क्या पॉलिसीज़ थी? बुनियादी तौर पे ये थी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स के अंदर कमी लाई जाए। अब जो रास्ता इन्होंने इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स को कम करने का चुना वो बड़ा एक क्रूड किस्म का हथियार था, जहाँ पे स्कैल्पल की तेज़ छुरी की ज़रूरत थी वहाँ थोड़ा इस्तेमाल किया गया, और वो ये थी कि इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स को कम इस तरह करना है कि इनके ख़्याल में कि ओवरऑल जो मुल्क का जीडीपी ग्रोथ रेट है, यानी जो कौमी आमदन का अंदर हर साल इजाफा होता है, उसको कम कर देना। अब जीडीपी ग्रोथ को कम करने के नतीजे में ज़ाहिर है कि एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाती है, और एग्रीगेट डिमांड के कम होने के नतीजे में इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स कम हो सकते हैं। तो ये इन्होंने रास्ता चुना। अब वो जब IMF और ये जो रास्ता है ये इसको जीडीपी ग्रोथ रेट को कम करने के लिए जो इक़दाम थे वो ये थी कि हुकूमत का जो एक्सपेंडिचर है यानी बजट का जो डेफिसिट है उसमें शार्पली उसके अंदर रिडक्शन आए, हुकूमत के अखराजात में शार्पली कमी आए, और उसके साथ साथ एक्सचेंज रेट डिवेल्यूएशन हो, रुपए की कीमत डॉलर के हवाले से कम की जाए, और इंटरेस्ट रेट के अंदर इजाफ़ा किया जाए। तो ये 3 इक़दाम के ज़रिए जीडीपी ग्रोथ रेट तो कम हो गई। जब IMF का प्रोग्राम फॉर्मली लॉन्च हुआ तो उन्होंने भी ये तीनों पॉलिसीज़ ज़्यादा इंटेंसली अप्लाई की जो मैंने अभी अर्ज़ किया है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, एक्सचेंज रेट को शार्पली डिवेल्यू कर दिया, और हुकूमत का जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी शार्पली रिड्यूस कर दिया गया। तो इसके नतीजे में एग्रीगेट डिमांड भी कम हो गई, ग्रोथ रेट भी कम हो गया, और ये देखने में आया है कि काफ़ी सब्सटैंशियल कमी आई इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स में 16.5% से
इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स कम हो गए पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन। तो जो उस बैलेंस ऑफ ट्रेड की इम्प्रूवमेंट है उसमें 2 तरीके से इम्प्रूवमेंट आ सकती है। एक तो ये कि एक्सपोर्ट अर्निंग्स बढ़ाई जाएं और दूसरी ये है कि इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स कम हो। तो इन्होंने जो पॉलिसी इख्तियार की बुनियादी तौर पे वो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स को कम करने की पॉलिसी इख्तियार की और वही फिर हुआ। एक्सपोर्ट अर्निंग्स कोई में बजाय बढ़ने के अगर आप कंपेयर करें 1 जुलाई 2018 को 30 जून 2019 के साथ, ये जो फिस्कल ईयर है इसमें तो एक्सपोर्ट अर्निंग्स कम हुई, बल्कि अगर आप 3rd क्वार्टर 2018 को ले लें, जुलाई सितंबर के पीरियड को, और जुलाई सितंबर पीरियड 2019 का देखें तो फिर भी एक्सपोर्ट अर्निंग्स के अंदर कमी आई है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो हमने इम्प्रूव किया वो बुनियादी तौर पे इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स की कमी की वजह से हुई है। एक्सपोर्ट अर्निंग्स में कोई इजाफ़ा नहीं हुआ बल्कि कमी हुई है। अच्छा, अब देखना ये है कि इसका नतीजा क्या हुआ और क्या ये जो हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड में इम्प्रूवमेंट किया, इम्प्रेसिव इम्प्रूवमेंट किया, वो सस्टेनेबल है कि नहीं, इसको जारी रखा जा सकता है कि नहीं। पहले हम देख लेते हैं कि इसके नताइज क्या हुए इस पॉलिसी के जो गवर्नमेंट ने इख्तियार की। उसका नतीजा जैसे कि हम समझ सकते हैं कि जब आप ग्रोथ की कंट्रैक्शन करेंगे, जीडीपी ग्रोथ की कंट्रैक्शन करेंगे, यानी जीडीपी ग्रोथ जो कि पहले 5% से भी ज़रा ज़्यादा ग्रो कर रही थी, वो अब नीचे आके कोई 2020 की प्रेडिक्शन है कि वो 2.2% पे आ जाएगी। तो तकरीबन आधी से भी ज़्यादा रह गई है जीडीपी ग्रोथ रेट पहले के मुकाबले में। तो ज़ाहिर है जब ऐसा होता है तो बेरोज़गारी बढ़ती है और गुर्बत भी बढ़ जाती है बहुत तेज़ी से। इसके साथ साथ जो फिनोमेनन हुआ वो गवर्नमेंट की पॉलिसी ही के नतीजे में जो अफरात ज़र है उसमें बहुत इजाफ़ा हो गया। और वो ऐसे कि इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म, IMF के कहने पे मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सिडीज़ विड्रॉ कर ली बजट डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए। तो उसके नतीजे में बिजली जो कि सब्सिडाइज़ हो रही थी, जो बड़ी महंगी कीमत पे बन रही है ऑयल बेस्ड, तो वो थर्मल पावर के बेसिस पे प्रोड्यूस हो रही है रादर दैन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्राइमरीली। तो वो हुआ ये कि बिजली की कीमत जो है वो बहुत बढ़ गई और साथ साथ इन्होंने जो डिवैल्यूएशन की, बहुत शार्प डिवैल्यूएशन, वो उसके नतीजे में जो इम्पोर्टेड इनपुट्स थी, जो सनत का ख़ाम माल था, मशीनें थीं, स्पेयर पार्ट्स थे, तमाम इम्पोर्टेड गुड्स, उसके अंदर बड़ी तेज़ी से उसकी रुपए के हवाले से कीमत में इजाफ़ा हो गया। और उसके नतीजे में जब बिजली की कीमत भी बढ़ गई, गैस की कीमत भी बढ़ गई और साथ साथ ये डिवैल्यूएशन के नतीजे में सनत की जो ख़ाम माल थी उसकी कीमत बढ़ गई, तो एक जनरलाइज्ड अफरात ज़र होगी अक्रॉस द बोर्ड, तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई। फल से लेके, गोश्त से लेके, सब्ज़ी से लेके, हॉस्पिटल्स की के रेट्स और स्कूल की फ़ीस और रोटी, कपड़ा और मकान, सब में बहुत तेज़ी से उनकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ। तो ये इन्फ्लेशन जो है ये अफरात ज़र एक तरफ हुआ और दूसरी तरफ ग्रोथ के स्लो डाउन होने के नतीजे में बेरोज़गारी हुई। तो ये एक किस्म के शिकंजे में हमने अपनी कौम को डाल दिया, सिर्फ इसलिए कि हम इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स को हमने रिड्यूस करने की कोशिश की इस खुंडे हथियार के साथ कि आप पूरी की पूरी इकॉनमी को आप उसकी ग्रोथ को कंट्रैक्ट कर दें। तो इसको जो अफरात ज़र का इजाफ़ा होना है और बेरोज़गारी का इजाफ़ा होना है, इसको हम स्टैगफ्लेशन का नाम देते हैं। तो ये जो स्टैगफ्लेशन हुई है, ये
यानी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की अवाम जो है उसने खमियाजा भुगता है इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स कम करने के लिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड इम्प्रूव करने के लिए। हमने यहाँ ITU में मैंने एस्टिमेट किया है कि पिछली जुलाई 2018 से लेके सितंबर 2019 तक, यानी पिछले महीने तक तकरीबन 8,17,000 लोग जो हैं वो बेरोज़गारी की सफ़ों में शामिल हो गए हैं। तो ये बहुत हेवी कॉस्ट है पे करना, अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव करना। ज़्यादा बेहतर तरीका होता अगर हम IMF की पॉलिसी या IMF की आइडियोलॉजी जो लोगों ने अडॉप्ट की हुई है, हमारे एडवाइज़र्स ने, कि वो ज़्यादा बेहतर तरीका होता कि हम बजाय IMF की सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ थिंकिंग की बजाय हम ये करते कि डुअल एक्सचेंज रेट ले आते, जैसे कि अयूब खान के ज़माने में था कि आप बुनियादी तौर पे आप इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स कम करते, गैर ज़रूरी अशिया की इंपोर्ट्स को कम करके, और जो ज़रूरी अशिया थी जिनकी बुनियाद पे लोकल इंडस्ट्री चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है और ज़राइत चलती है, यानी फर्टिलाइज़र और सनती खाम माल, उनकी कीमतों के अंदर इजाफ़ा ना हो। तो वो उसका तरीका ये है कि आप अपना जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको रैशन कर देते हैं, यानी आप लाइसेंस इशू करते हैं लोगों को, इंपोर्टर्स को, कि अगर वो इंपोर्टर्स जो हैं वो ये ज़रूरी अशिया उन्होंने इंपोर्ट करनी है, सनती खाम माल या ज़राइत का खाम माल, फर्टिलाइज़र वगैरह, तो फिर वो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट के ऊपर इंपोर्ट करते हैं, जो कि ओवर वैल्यूड रखा जाता है। लेट्स से तकरीबन 100 रुपया या 90 रुपये फ़ी डॉलर का होता, और जो मार्केट रेट है वो अगर किसी ने गैर ज़रूरी चीज़ें मंगानी है, चीज़ मंगाना है या कोई इम्पोर्टेड बीफ मंगाना है या इम्पोर्टेड आइसक्रीम मंगानी है या मोटर कारें मंगानी हैं या इस तरह के रेफ्रिजरेटर बाहर से मंगाने हैं, तो वो जो गैर ज़रूरी अशिया हैं वो जो इंपोर्ट करना चाहते हैं उनको मार्केट रेट के ऊपर इंपोर्ट करना पड़ता, और वो मार्केट रेट यानी डॉलर का हो सकता है कि 170 रुपये का डॉलर हो जाता या 180 रुपये का डॉलर हो जाता। तो ये दो मुख्तलिफ अगर एक्सचेंज रेट होते, एक जो ज़रूरी अशिया के लिए जिसके ज़रिए जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी थी प्राइसेस, उनको आप लो रखते, और जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी कीमतें मुशाक आप बढ़ने देते। उससे आपके इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स भी कम हो जाने थे, और इस किस्म की जनरलाइज्ड इन्फ्लेशन जो है हमने देखी है जिसका गरीब के ऊपर ज़्यादा असर पड़ा है, वो ना होती। बहरहाल ये एक सोच थी हुकूमत की, एडवाइज़र्स और पॉलिसी मेकर्स की, कि उन्होंने IMF का सांचा जो था वो उसमें ढल गए, और ये उसका नतीजा हुआ। अब अगली बात यह है कि IMF वाले क्या कह रहे हैं इसके बारे में, कि यानी उनकी पॉलिसी के नतीजे में अफरात ज़र का भी इजाफ़ा हो गया है, और GDP ग्रोथ रेट स्लो डाउन, कौमी आमदनी में जो इजाफे की शरह है वो भी शार्पली कम हो गई है, बेरोज़गारी भी उसके नतीजे में बढ़ गई है। तो वो क्या कहते हैं, वो उनकी जो थ्योरी है वो ये है कि जनाब अगर आप एक दफ़ा बैलेंस ऑफ ट्रेड, बुनियादी तौर पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बैलेंस में ले आएंगे और बजट डेफिसिट को आप रिड्यूस कर देंगे, जिसको इन दो डेफिसिट्स को रिड्यूस करने का मतलब लेते हैं, इसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन। हालांकि ये गलत लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है इस मकसद के लिए। बहरहाल वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं स्टेबलाइजेशन का, जिसमें कि बजट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट आपके रिड्यूस हो जाते हैं। तो उनका ये ख्याल है कि इस किस्म की जो स्टेबलाइजेशन है उसमें शुरू में तो आपकी ग्रोथ की, GDP ग्रोथ की शरह गिरेगी, मगर बाद में फिर उसमें तेज़ी से इजाफ़ा हो जाएगा। ये जो थ्योरी है ये अब पूरी दुनिया के अंदर जो सीरियस इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने तहकीक की है,
बहुत से मुल्कों के ऊपर जहाँ के IMF के प्रोग्राम्स लागू हुए हैं, और वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि कोई एविडेंस नहीं है और ना ही कोई सीरियस तज्जिया है जिसकी बुनियाद पर हम ये क्लेम करें कि हम ग्रोथ रेट को पहले कम करके फिर कम करने के नतीजे में ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। ये किस्म का ऑक्सीमोरॉन है कि आप ग्रोथ रेट को कम कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि जी बाद में ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। उनके ख्याल में ये स्टेबलाइजेशन जब हो जाएगी तो ख़ुद ब खुद ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी। तो ये इसके लिए जो एक बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि ये बिल्कुल नाक़िस सोच है, इसकी ना कोई इसकी थ्योरेटिकल बुनियाद है और ना ही इसकी कोई एम्पिरिकल बुनियाद है। प्रोफेसर ईस्टरली ने कोई तकरीबन 120 ममालिक पर रिसर्च की है। ये वो ममालिक हैं जो IMF के पास गए हैं और बार बार गए हैं, और उसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। तो उन्होंने ये तहकीक की है कि पिछले 20 साल में जो लोग IMF के पास बार बार गए हैं वहाँ पे ना ही स्टेबलाइजेशन अचीव हुई है किसी फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम और ना ही ग्रोथ हुई है। तो ये एम्पिरिकल रिज़ल्ट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे इकोनॉमिस्ट जो इसलिए हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं उन्होंने ये अल्टरनेटिव सोच नहीं सोची और ये अवाम के ऊपर एक अननेसेसरली इतना भार डाल दिया। जी, अब अगला सवाल जो पूछा जा रहा है जी वो ये है कि हम क्या हिकमत अमली इख्तियार करें जिसके ज़रिए हम बार बार कर्ज़दार ना हो जाएं और बार बार हमें IMF के पास ना जाना पड़े। अभी इस दफ़ा जो गए 13वीं दफ़ा गए हैं तकरीबन, लिविंग मेमोरी में 13वीं दफ़ा गए, 13th टाइम। तो अब देखना ये है कि हम क्यों बार बार जाते हैं और फिर हम ऐसी पॉलिसी क्या इख्तियार कर सकते हैं कि बार बार ना जाना पड़े। जो वजह है जी बार बार जाने की वो ये है कि जब भी हमारी हाई ग्रोथ रेट होती है ना 5 से 7% तक, तो ज़ाहिर है जब ग्रोथ होती है तो आपकी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, यानी मशीनों की इंपोर्ट बढ़ जाती है, ख़ाम माल की सनती ख़ाम माल की इंपोर्ट बढ़ जाती है, तेल की इंपोर्ट बढ़ जाती है जिससे आपने मशीनें चलानी है या बिजली बनानी है। तो आपकी इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स ज़ाहिर है बढ़ जाती हैं जब आपकी ग्रोथ हाई होती है। अब मसला हमारा ये है कि हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो इतनी कम है और कम रही है पिछले 70 साल से कि वो हाई ग्रोथ की जो इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए हमारे पास एक्सपोर्ट अर्निंग्स काफ़ी नहीं होती। सो एक गैप प्रोड्यूस हो जाता है एक्सपोर्ट अर्निंग्स और इंपोर्ट एक्सपेंडिचर्स में, जिसको हम ट्रेड गैप, बैलेंस ऑफ ट्रेड गैप डेफिसिट कहते हैं। वो डेफिसिट इतना बड़ा हो जाता है कि वो हम फाइनेंस नहीं कर पाते अपने स्टेट बैंक रिज़र्व्स के थ्रू, तो फिर हमें जाके IMF के पास जाना पड़ता है। तो अब अगला सवाल तो फिर ये बनता है ना इसमें से कि अगर मसला हमारा ये है कि हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ स्लो है, तो ये 70 साल से क्यों स्लो है भाई? ये इंक्रीज़ क्यों नहीं करती एक्सपोर्ट्स, हमारी ग्रोथ रेट बढ़ता क्यों नहीं? वजह उसकी जी सिंपली ये है कि हमारा एक्सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है वो ओरिएंटेड है लो वैल्यू एडेड गुड्स की तरफ, जिसमें आप देखें टेक्सटाइल्स लो वैल्यू एडेड हैं, और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के ज़्यादातर टेक्सटाइल जो हैं वो टेक्सटाइल के भी लो वैल्यू एडेड एंड के ऊपर ऑफ द टेक्सटाइल रेंज है। मगर ओवरऑल भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इसको कहा जाता है सनसेट इंडस्ट्री है। ओवरऑल ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री लो वैल्यू एडेड भी है और इसका जो वज़न है बैनुल अक़वामी एक्सपोर्ट डिमांड में वो कम होता चला जाता है वक्त के साथ। वजह उसकी ये है कि जूं दुनिया की आमदन बढ़ती है तो लोग ज़्यादा नॉलेज इंटेंसिव इनोवेशन बेस्ड गुड्स एंड सर्विसेज की तरफ रुझान हो जाता है, और ये जो लो वैल्यू एडेड और सिंपल से गुड्स हैं वो उनके ऊपर अपनी आमदन का कम से कम उनका ऊपर जो खर्च हो रहा है उसका वज़न
कम होता जा रहा है। तो अब अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट ग्रोथ को बढ़ाना है सस्टेन तरीके से, तो ज़रूरी है कि हम एक्सपोर्ट की डाइवर्सिफिकेशन करें, उसके स्ट्रक्चर की डाइवर्सिफिकेशन करें उन अशिया की तरफ जो नॉलेज इंटेंसिव हाई वैल्यू एडेड गुड्स हैं, जिनकी जो मांग है दुनिया में, वो दुनिया की आमदन का बढ़ता हुआ हिस्सा उन अशिया के ऊपर जो खर्चा जा रहा है वो बढ़ रही हो। अब मसला ये है कि नॉलेज इंटेंसिव गुड्स या इनोवेशन इंटेंसिव गुड्स एंड सर्विसेज की तरफ जाने के लिए आपको ये आसान नहीं है। मतलब पिछले 70 साल से तो नहीं कर सके, कहते तो रहे हैं इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, मगर नहीं हुई। तो उस तरफ उस किस्म की एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ नॉलेज इंटेंसिव गुड्स की तरफ, उसके लिए आपको जैसे मैं अर्ज़ अपने पेपर्स में किए नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एक ऐसी बुनियाद बनानी पड़ेगी इल्म की जिसमें कि आप इनोवेशंस मुल्क के अंदर हो रही हों, मुल्क के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा हो। तो वो जो नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हुकूमत को बिल्कुल नई किस्म की पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी। और वो ये है कि आपको सबसे पहले तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ बनानी पड़ेंगी। देखो ना, इस वक्त पाकिस्तान के पास एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसको आप वाकई यूनिवर्सिटी का नाम दे सकें जो कि वर्ल्ड क्लास हो, पहली 10 या 12 दुनिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर शामिल होती हो, एक भी नहीं है। तो ना आपके पास यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड क्लास, ना आपके पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वर्ल्ड क्लास। यहाँ पे दकियानूसी किस्म की मीडियोकर किस्म की रिसर्च हो रही है, मक्खी पे मक्खी मारने वाली रिसर्च हो रही है। तो इसलिए आपके पास वो नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जिसके ज़रिए आप एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन कर सकें और एक्सपोर्ट ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकें। एक यूनिवर्सिटी या 2 यूनिवर्सिटियाँ पाकिस्तान में हैं जो कि पोटेंशियल रखती हैं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनने की। एक ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, फिर 1-2 और भी हैं, नस्त है, लम्स है। तो ये इनके अंदर पोटेंशियल है, मगर इनको वर्ल्ड क्लास लेवल पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा ख़र्चे की ज़रूरत है। यू नीड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन to be able to create that knowledge infrastructure that would power the diversification of exports towards high value added goods. तो ये हायर एजुकेशन के अंदर हमें बहुत बड़े इक़दाम उठाने पड़ेंगे, और हायर एजुकेशन को कामयाब करने के लिए फिर ज़रूरी होगा कि हाई स्कूल और मिडिल लेवल स्कूल वो भी बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स पे उसको लेके जाएं। क्योंकि अगर हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको लिखना पढ़ना ही नहीं आता, वो जब यूनिवर्सिटी में आते हैं उनकी सोचने की कैपेसिटी नहीं डेवलप हुई होती, क्रिटिकल थिंकिंग ही डेवलप नहीं हुई होती, तो वो फिर यूनिवर्सिटी में जितने मर्ज़ी अच्छे टीचर्स आप ले आएँ, जितनी मर्ज़ी अच्छी यूनिवर्सिटी बना दें, वो यूनिवर्सिटी में आके वो बेनिफिट नहीं कर सकते। ऐसे स्टूडेंट्स वो यूनिवर्सिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इसलिए अगर हमने वाकई वो नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो हायर एजुकेशन में तो हमें ज़ाहिर है कि इन्वेस्ट करने पड़ेंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मगर उसके साथ साथ स्कूल एजुकेशन में भी काफ़ी अखराजात करने पड़ेंगे ताकि कम से कम 2 या 3 या 4 स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वर्ल्ड क्लास बन सकें, और वो फिर अच्छे स्कूल के जो ग्रेजुएट्स हैं वो ही कंपेटिटिव बेसिस पे हमारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आएँ, और फिर बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ वाकई दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हों। तो फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है नॉलेज का, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ग्रोथ हाई रेट्स के ऊपर हो सकेगी, और फिर ही हम इस काबिल होंगे कि अपना कशकोल तोड़ें। इतना आसान काम नहीं है कशकोल को तोड़ना। 70 साल से हम कशकोल लिए बैठे हैं, और हर दफ़ा हुकूमत आके कहती है कि जी हमने कशकोल तोड़ दिया, आगे से हम IMF के पास नहीं जाएंगे, और आगे से फिर चले जाते हैं। वजह उसकी सिर्फ यही है कि जब भी आप GDP ग्रोथ रेट को बढ़ाते हैं 5 या उससे ज़्यादा पे चले जाते हैं, तो आपकी इंपोर्ट्स की जो अखराजात हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपकी जो मौजूदा एक्सपोर्ट अर्निंग्स हैं वो उसको फाइनेंस करने के काबिल नहीं रहती, और फिर आपको कशकोल लेके जाना पड़ता है।